नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास संस्कृत, बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत। और बिहार बोर्ड में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है और फर्स्ट चैप्टर का नाम था मंगलम। और मंगलम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, यानी कि हमारे जीवन में भी कुछ कल्याणकारी कार्य हो, हमारा भी कुछ कल्याण हो, इस तरह से हमने पढ़ा है। और कल्याण होने के लिए हमें जितनी भी मोह माया है, सांसारिक बंधन है, उन सबको त्याग कर और ईश्वर तत्व का ध्यान करना होगा। और ईश्वर तत्व के ध्यान के बाद ही हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो भी आपके सगे संबंधी है, जो भी रिश्ते नाते, उनको त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि कलयुग है, सतयुग की बात हम नहीं कर सकते हैं। कलयुग में ये होता है कि आप गृहस्थ में भी, यानी कि आप अपने रिश्ते नातों के साथ रहकर भी कुछ अच्छे कार्य करिए, कुछ इस प्रकार के कार्य करिए जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आसान हो जाए। इसके साथ आज हमारा जो शुरू होने वाला है चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी कि पाटलिपुत्र का वैभव। अब पाटलिपुत्र किसे कहते हैं? आप कहेंगे पाटलिपुत्र कौन सा जगह है? तो जो बिहार के बच्चे उन सभी को पता है, पाटलिपुत्र पटना को कहा जाता है। और पटना जो स्थान है, आज सिर्फ हम एक राजधानी के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन जब प्राचीन काल में पटना का जो कह सकते हैं वैभव था, वो बहुत ही उत्कृष्ट था, बहुत अच्छा वैभव था। यानी कि पटना एक ऐसा स्थान है जहाँ पर धर्म को लेकर देखिए, शिक्षा को लेकर देखिए, तो वहाँ पर शिक्षा और धर्म और जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का वहाँ बहुत अच्छे से विकास हुआ था। प्राचीन काल में जब इतना कुछ आधुनिकीकरण नहीं हुआ था, फिर भी बहुत अच्छा विकास हुआ था। अंग्रेजों के काल में भी यहाँ विकास हुआ है, मुगल काल में भी यहाँ पर विकास हुआ है। और प्राचीन काल में जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, तो मध्यकाल में हजारों वर्षों तक एक तरह से पटना का विकास रुक गया था। तो लेकिन उस रुके हुए विकास को भी यहाँ अंग्रेजों और मुगल काल के जो शासक थे, उन्होंने अपना थोड़ा योगदान दिया और उस योगदान के कारण आज पटना बिहार की राजधानी बन गई है और इतना बड़ा शहर है कि इसे पटना राजधानी के रूप में व्यक्त किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे उसी पटना के बारे में जो बिहार की राजधानी के रूप में हम आज जानते हैं, उसी पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में, उसकी उत्कृष्टता के बारे में, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किन किन महारथियों का योगदान है, कौन कौन विदेशी यात्री आए थे, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है, ये आपका गद्य शैली का चैप्टर है, यानी कि एक तरह से पाटलिपुत्र बिहार का परिचय दिया गया और ये पाठ के तौर पर गद्यात्मक शैली में दिया गया। मंगलम हमने पढ़ा था, वो पद्यात्मक शैली थी, यानी कि काव्य की व्याख्या थी। हम यहाँ पर जो गद्यात्मक शैली है उसका अनुवाद करेंगे, यहाँ हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 के रूप में पाटलिपुत्र का वैभव। सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं। तो परिचय क्या है बच्चों? देखिए कि इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है। प्राचीन महत्व कि बिहार की राजधानी जो पटना है, उसका आज ही महत्व नहीं है, जो महत्वपूर्णता है वो आज नहीं है। हजारों साल पहले से, यानी कि बहुत पहले से यहाँ जो पटना की बिहार की जो राजधानी है पटना, उसका महत्व यानी कि उसका स्थान है। पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और आज इसे पटना कहा जाता है। निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। कौन कौन से स्थल है, कौन कौन सी जगह है, इन सभी के बारे में भी बताया गया है। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा ये भी परिचय है, ये आपके पुस्तक में दिया गया है, आपकी जो बुक है संस्कृत की पीयूषम भाग 2, और उस पीयूषम भाग 2 में 2nd चैप्टर में कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है थोड़ा डार्क कलर से। तो वो ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है ये यहाँ दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे कि ये परिचय क्या है, पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो परिचय यहाँ दिया गया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। ये गद्यात्मक शैली में लिखा गया बच्चों, ये पद्यात्मक नहीं है, बस थोड़ा छोटा ये थोड़ा इस रूप में हो गया है, ठीक है। तो बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत, अस्य इतिहास सार्ध सहस्र 2 वर्ष परिमित वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणम ध्यान आकर्षणम। क्या कहा गया है? आकर्षणम, यहाँ अणम आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है कि बिहार राज्य से राजधानी
बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना सर्वेषु कालेषु सभी समयों में, जितने भी समय आए हैं सभी समयों में महत्वधारयत महत्वशाली है, महत्वशाली रहा है। पिछले समय से भी रहा है और आज भी ये जो पटना नगर है, पाटलिपुत्र नगर है, यह पिछले सालों से यानी कि इतिहास के बहुत पुराने सालों से ही इसकी महत्वपूर्णता रही है। ठीक है, अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमित। इसका इतिहास, अब सार्ध का मतलब क्या होता है? आधा। सार्ध का मतलब होता है साढ़े, साढ़े। ठीक है, साढ़े यानी कि आधा। जब समय बताते हैं, समय जब हम समय पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि समय के 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सार्ध होता है, एक होता है सपाद, एक होता है पादोन। क्या होता है? पादोन। और एक होता है कि जितना समय बच गया है यानी कि वादनम। क्या बोलेंगे इसे? वादनम। ठीक है, तो इस तरह से जो आधा होता है उसे सार्ध बोलते हैं, तो उसे साढ़े कहेंगे। अब क्या कहा है? सहस्त्र यानी कि हजार। सहस्त्र का मतलब क्या होता है? हजार। सार्ध यानी साढ़े, यहाँ लिख लेते हैं हम, और सहस्त्र यानी हजार, और द्वयम यानी कि 2। क्या कहा गया है? 2000 और आधा। तो 2000 और आधा कितना होता है? 2000 और आधा ये हो गया 2500 परिवर्ष परिमित, यानी कि 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष का इसका इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणम ध्यान आकर्षणम। यहाँ जो ये देश है, जो ये स्थान है, कौन सा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी कि पटना। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान यानी कि धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से आकर्षित है, यानी कि आकर्षण का केंद्र है। तो पूरा क्या कहा गया है कि बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयतम। बिहार राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र नगर, वह सभी कालों में, सभी समयों में अपनी महत्वशाली जो गौरव है उसको बनाए हुए है। 80 इतिहास से सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमित वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। 2500 वर्ष के चारों ओर जब हम पूरा देखते हैं तो 2500 वर्ष का इसका इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब इसका अनुवाद करते हैं कि बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। ठीक है, यानी कि आकर्षक है। औद्योगिक धंधों का भी यहाँ पर बहुत अच्छा सा विकास हुआ है। धार्मिक क्षेत्र को देखिए तो गया जो हम बोलते हैं, बोध गया जो स्थान है वो भी यहीं पर है, और भी बहुत से स्थान हैं यहाँ पर बिहार राज्य में। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र को देखिए तो राजनीतिक क्षेत्र में भी बिहार राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, पहले से ही मगध की बात करते हैं, जब हम जनपदों की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं या फिर चाणक्य की बात करते हैं, तो बिहार राज्य का नाम पहले आता है और उसमें भी पाटलिपुत्र यानी कि पटना नगर का नाम पहले आता है। आगे चलते हैं, इसी पैराग्राफ के आगे है हमारा यहाँ पर कि विदेशी यात्री मैगस्थनीज फायान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृत पाटलिपुत्र से वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी कि क्या कहा गया है कि विदेशी यात्री भी पाटलिपुत्र बहुत आए थे। पहले पाटलिपुत्र का विशेष स्थान था, पूरे संसार में, पूरे विश्व में पाटलिपुत्र का बहुत स्थान था, इसलिए बहुत से यात्री थे जो पाटलिपुत्र नगर को यानी बिहार राज्य को जांचने और परखने के लिए आते थे, देखना चाहते थे कि ऐसा वहां पर क्या है। तो विदेशी यात्री मैगस्थनीज, फायान, हुएनसांग, इत्सिंग, जो भी ये जो प्रभुत्वशाली जितने भी ये विदेशी यात्री है, ये पाटलिपुत्र के वर्णन
पाटलिपुत्र का जो वर्णन है इन्होंने अपनी अपनी आत्मकथा में किया है, अपने अपने स्मरणों में किया है कि अपनी उनकी आत्मकथाओं को जब पढ़ते हैं, मेगस्थनीज की आत्मकथा को, फाहियान की, हेनसांग की और इत्सिंग की, इनके द्वारा लिखी गई अपने विचारों को, उनके विचारों को जब हम उनकी पुस्तकों में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र का जो वैभव था वो कैसा था। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। अब ये इसका मतलब ये है कि इस पाठ में, पाठे अस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का, पाटलिपुत्र के वैभव का, यानी कि पटना राज्य का जो वैभव था, जो शालीनता थी, जो विशालता थी, उसका सामान्य परिचय दिया गया है। सामान्य परिचय, ठीक है। अनुवाद क्या है कि विदेशी यात्री मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। एक पंक्ति और आएगी यहाँ पर कि इस पाठ में पाटलिपुत्र नगर का सामान्य परिचय दिया गया है। ठीक है, ये एक पंक्ति रह गई थी कि इस पाठ में पाटलिपुत्र नगर का सामान्य परिचय दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। ये जो हमने 2 पैरा सबसे पहले पढ़े थे, आपको बता दूं कौन कौन से। एक तो ये वाला पैरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ खत्म हुआ है, वो यहाँ पर खत्म हुआ है। यहाँ इन 2 पैरा में बताया है कि हम इस लेसन में, इस चैप्टर में पाटलिपुत्र के मतलब पाटलिपुत्र के किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ में पाटलिपुत्र नगर का सिर्फ सामान्य परिचय पढ़ेंगे, ज़्यादा विस्तारित पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें आपके सामान्य परिचय दिया गया है और उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्राचीनेषु भारतेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्र मनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। तद्विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनीयमताख्ये काव्य कथयति। क्या कहा है कि प्राचीनेषु यानी कि प्राचीन, भारतेषु भारतीय, नगरेष्वन्यतम यानी कि नगरों में, अन्यतम यानी कि अग्रणी, सबसे ऊपर। ठीक है, नगरेष्वन्यतम, नगरेष्वम अन्यतम का मतलब होता है अग्रणी। ठीक है, यानी कि क्या है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी। प्राचीन भारत में जब नगरों की बात करते हैं तो सभी नगरों में सबसे ऊपर जो नगर था, सबसे ऊपर जिस स्थान का नाम लिया जाता था, उस स्थान का नाम है पाटलिपुत्र यानी कि पटना नगर। ठीक है, पाटलिपुत्र मनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। अब क्या कहा गया है कि इस पाटलिपुत्र के जो पटना नगर है, यानी कि पाटलिपुत्र नगर के समीप में जो गंगा नदी बहती है, ठीक है, गंगा नदी बहती है, वहां पर एक विचित्र नगर है। कौन सा? एक विचित्र महानगर है। तद विषय दामोदर गुप्तो, उसके विषय में दामोदर गुप्तो नामक कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि कुट्टनीयम ताख्ये काव्य कथयति, काव्य में उनके द्वारा लिखा गया, दामोदर नाम के जो कवि है उनके द्वारा लिखा गया कुट्टनीयम ताख्ये काव्य में पाटलिपुत्र के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए गए हैं। ठीक है, फिर से करते हैं कि प्राचीनेषु भारतेषु, प्राचीन भारत के नगरों में, अन्यशनम यानी कि अग्रणी, पाटलिपुत्र गंगम, जो पाटलिपुत्र है, गंगम अनुगंगम, अनु का मतलब है किनारे, वसद्विचित्रम महानगरम बभूव यानी कि एक उसके किनारे पर एक बहुत ही बड़ा विचित्र महानगर स्थित है। तद विषय यानी कि उसके विषय में, किसके विषय में? पाटलिपुत्र के विषय में। दामोदर गुप्तो नामक कवि, दामोदर गुप्त के नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम के एक कवि है, उनकी एक रचना है कुट्टनीयम ताख्ये। उस काव्य में क्या कहा गया है अब देखते हैं। सबसे पहले इसका अनुवाद देखते हैं कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट्टनीयम ताख्य काव्य में कहा है कि, अब क्या कहा है? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलग्रहम,
अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पुरंदरम का मतलब होता है इंद्र, ठीक है, क्या होता है? इंद्र। महतिल तिलकम का मतलब होता है अति गौरवशाली। ठीक है। सरस्वती कुलगृहम का मतलब होता है शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का घर, शिक्षा का घर बोल सकते हैं। महानगर आपको सबको पता है, नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। अब देखिए क्या कहा है कि अस्ति महतिल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, कि यह अति गौरवशाली शिक्षा का महानगर है, बहुत बड़ा शहर है। क्या कहा गया है कि यह है, यह कौन, यह जो क्षेत्र है अति गौरवशाली शिक्षा का घर महानगर है, शिक्षा का घर यानी कि शिक्षा क्षेत्र महानगर है। नामना पाटलिपुत्रम, इसका नाम है पाटलिपुत्र, नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, और यह पुरंदर यानी कि इंद्रलोक के समान है। जैसे इंद्रलोक कैसा होता है, जहाँ पर देवतागण निवास करते हैं, सारी सुख सुविधा होती है, संपन्नता होती है, सभी जगह खुशियाँ होती है, इस तरह का इंद्रलोक होता है। ऐसा पाटलिपुत्र को संज्ञा दी गई है कि ऐसा स्थान है कि जहाँ पर शिक्षा का घर है, यानी कि शिक्षा और अति वैभवशाली स्थान है। कौन सा? पाटलिपुत्र, और ये इंद्रलोक के समान है। ठीक है। अब इसका अनुवाद क्या होगा यहाँ पर कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं। इतिहास श्रूयते, श्रूयते यानी सुना है, श्रूयते का मतलब क्या होता है? सुना है। इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत्, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्य समागत तेन कथित मासीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वक्रांत भविष्यति। कलह का मतलब क्या होता है? झगड़ा। जलपूरस्य का मतलब होता है बाढ़। ठीक है। अग्निदाहस्य यानी कि दावानल बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है। अब देखिए क्या कहा है इसमें कि इतिहास श्रूयते, इतिहास में सुना गया है, यत् गंगाया स्थिरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत्, कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में, बौद्ध काल में, जब बौद्ध समय था, भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था, उस समय इतिहास में सुना गया है कि इतिहास में हमने सुना है कि यह गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम में स्थित आसीत्, एक पाटलिग्राम नाम का एक स्थान था, पाटलिग्राम था, पुत्र नहीं था, सिर्फ पाटलिग्राम था, गांव था वो। ठीक है। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्य समागत, यानी कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने कई ऐसे कर्म किए हैं, बहुत सारे कार्य करके यहीं पर स्थित हो गए थे। तेन कथिमासित, और उन्होंने कहा, यत ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, कि यह जो गांव है, तेन उन्होंने कहा, कथिमासित उन्होंने कहा था, यत कि यह ग्रामो अयम, ये जो ग्राम, कि ये जो गांव है, महानगरम भविष्यति, महानगर बन जाएगा। ये जो पाटली ग्राम है ये बहुत बड़ा महानगर बन जाएगा। किंतु लेकिन कलहस्य, लेकिन लड़ाई झगड़े, अग्निदाहस्य दावानल, जलपूरस्य बाढ़, च भयात् सर्वक्रांत भविष्यति, लेकिन यहाँ पर महानगर तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ सदैव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, दावानल होते रहेंगे, बाढ़ आती रहेगी। इस तरह से ऐसी जो क्रियाएं है, ऐसी जो आपदाएं है, वो सदैव होती रहेगी कि पाटली ग्राम, पाटली महानगर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर सदैव लड़ाई झगड़े, अग्निदाह और बाढ़ आदि ऐसी भयावह आक्रांताएं आती रहेगी।
ठीक है। इसीलिए आप सभी को पता है कि बिहार राज्य में बाढ़ भी बहुत आती रहती है, क्योंकि गंगा नदी का जो उफान ज़्यादा हो जाता है तो जो पटना नगर है उसके किनारे पर गंगा नदी बहती है और गंगा नदी के उफान पे आते ही वहाँ बाढ़ आ जाती है। और आपको पता है वहाँ लड़ाई झगड़े भी बहुत होते रहते हैं, बहुत दंगे होते रहते हैं, आप सभी को पता है। तो ये एक तरह की भविष्यवाणी थी भगवान बुद्ध के द्वारा की हुई। अब हम यहाँ इसका अनुवाद देखते हैं कि इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी, और अगलगी का मतलब होता है आग लगना, दावानल बोल सकते हैं, और बाढ़ का भय से हमेशा घिरा रहेगा, हमेशा यह आक्रांताएं आती रहेगी। समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं हम। कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथित चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टता सदिति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रदर्शन्य अशोकस्य समय सुतरां समृद्धनम। अब क्या कहा गया है देखिए कि यहाँ पाटलिपुत्र के बारे में और बताया गया है। क्या बताया? क्योंकि हम तो पाटलिपुत्र के नगर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कालांतरेण पाटलिपुत्र समय के अनुसार पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित। समय बीतते बीतते जो पाटली ग्राम था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो गांव है वो धीरे धीरे महानगर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही समय व्यतीत होता गया और ये जो पाटली ग्राम है वो धीरे धीरे पाटलिपुत्र महानगर बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, उनके समय में अस्य नगर से शोभा, इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट असदिति, यानी कि इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट दृष्टि से थी, यानी कि उत्कृष्ट श्रेणी में थी। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी थी यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था यानी कि सैनिक संपदा बहुत ज्यादा थी। यूनानी राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज स्व संस्मरणेषु, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, इस चीज का निरूपण किया है। क्या निरूपण किया है? कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था थी बहुत ही उत्तम श्रेणी की थी, उत्कृष्ट श्रेणी की थी। ये बात कहाँ से पता चलती है? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की जो आत्मकथा है जिसका नाम है इंडिका, उसमें उन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सुतरां समृद्धम। इस नगर की जो वैभव संपदा है, इस नगर का जो वैभव कब उद्भूत हुआ है, ये चीज जानने के लिए हमें अशोक के समय के जो भी रचनाएं हैं उनको देखना होगा। अशोक के समय में जो भी व्यवस्था हुई थी, जो भी समृद्धशाली व्यवस्था हुई थी, उससे पता चलता है। क्योंकि हम अशोक की बात करते हैं तो अशोक महान ने जितने भी स्तूप बनवाए थे, अधिकांश जो प्रसिद्ध स्तूप है वो बिहार राज्य से मिलते हैं, पटना राज्य से मिलते हैं। जैसे सारनाथ का है, अशोक स्तंभ हो गया है, और भी बहुत से शिलालेख है जो आपको वहीं से मिलते हैं। तो अशोक कालीन जो भी विकास हुआ था उसमें पटना राज्य को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अब इसका अनुवाद करते हैं कि बाद में, यानी कि समय में, यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय और भी थी, और भी अधिक थी इस नगर की संपदा। आगे चलते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखो ग्रंथे सादर स्मरति। क्या कहा गया है? बहुकाल यानी कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीना सरस्वती परंपरा यानी कि प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही, प्रावर्त इति चलती रही, राजशेखर स्व काव्य मीमांसा, और यह राजशेखर नाम के कवि है, उनके जो खुद का स्वयं का जो काव्य है, काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख है। काव्य मीमांसा नामक एक ग्रंथ है जिसमें प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरंती, यानी कि इस ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन किया गया है। किन्होंने?
किन्होंने क्या किया है, राजशेखर नाम के कवि है, उनकी काव्य मीमांसा नाम की रचना है। उस रचना में उन्होंने पाटलिपुत्र की शिक्षा व्यवस्था और वहां के वैभव का आदरपूर्वक वर्णन किया है। फिर से देखते हैं, बहुकाल पाटलिपुत्र से बहुत समय बाद तक, यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा, पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा पद्धति यानी परंपरा को इस राजशेखर ने, ये जो राजशेखर कवि है, उन्होंने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में कवि शिक्षा प्रमुख को, यानी कि इस काव्य, ये जो कवियों की शिक्षा प्रमुख स्थान है, इस ग्रंथ में सादर स्मरणती, इसमें सादर इसको स्मरण यानी कि इसका आदर पूर्वक वर्णन किया है। आगे देखिए क्या किया है इसमें आदर पूर्वक वर्णन। अत्रोप वर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगलम विह व्याडी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मपु जम्मू। ठीक है, परीक्षिता ख्याति मुप जग्गू। क्या कहा गया है कि अत्र का मतलब क्या होता है, यहां वर्ष उपवर्ष, वर्ष उपवर्ष, वर्ष उपवर्ष, पाणिनि पिंगल व्याडी, यानी कि पाणिनि पिंगल और व्याडी ये कौन है, ये कवि है, महाकवि कहे जाते हैं। वर रुचि पतंजलि कौन कौन से है, पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि यह, यानी कि कौन कौन से है, यहाँ वर्ष और उपवर्ष, पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि आदि कवियों ने ज्ञान का ख्याति मुप जगमु, यानी कि ज्ञान का विस्तार किया है, ज्ञान को प्रसिद्ध किया है। इन सभी महाकवियों ने पटना राज्य में, देखिए इतने महाकवियों ने, पाणिनि सभी जानते हैं, पाणिनि महाकवि, पिंगल को जानते हैं, व्याडी, वर रुचि और पतंजलि, इन सभी ने पटना राज्य में स्थित होकर, वहां पर विराजित होकर और ज्ञान का विस्तार किया है और ख्याति पाई है और इस स्थान की भी ख्याति लाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्र से नानंतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। अभी कई बार क्या होता है कि कुछ स्थानों का नाम वहाँ की कोई प्रसिद्ध वस्तु या कोई प्रसिद्ध स्थान या प्रसिद्ध मंदिर या कोई अच्छे कार्य या फिर कोई फेमस कोई वस्तु खाने की चीज़ें है या फिर कोई उद्योग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है तो, या फिर किसी राजा, इनके ऊपर किसी स्थान का नाम रखा जाता है। जैसे राजस्थान में भी बहुत से रखे गए हैं, जयपुर रखा गया है, अजय राज्य के नाम पर अजमेर रखा गया है, और भी बहुत सारे नाम रखे गए हैं। बीकाजी राव बीका के नाम से बीकानेर रखा गया है ना। अहमद शाह अब्दाली के नाम पर अहमदाबाद रखा गया है। इस तरह से पाटलिपुत्र नाम का भी जो नाम है वो भी, और भी नाम अलग अलग नामों से पुकारते थे। एक ही स्थान को आप अलग अलग नाम से भी पुकार सकते हैं। जैसे भारत का नाम ही देख लीजिए, कई लोग हिंदुस्तान कहते हैं, कई लोग भारत कहते हैं और कई लोग इंडिया कहते हैं। ऐसे ही यहाँ जो पाटलिपुत्र जो स्थान है इसका भी कई रूपों में कुछ विशेषताओं के कारण अलग अलग नाम था। अब क्या था देखिए कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणेषु, यानी कि कुछ ग्रंथों और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नानंतरम मतलब कुछ समय पहले पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते, कि पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम मिलता था। कि पाटलिपुत्र का पहले क्या नाम था कि पुष्पपुर और कुसुमपुर। अब इनको कहने का कोई तात्पर्य होगा, हो सकता कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा, है ना। तो क्या कहा गया है, अनेन ज्ञायते यत् नगर स्यात् समीपे पुष्पाणाम बहुत्पादनम भवति। ऐसा जाना जाता है, ऐसा ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में, इस नगर के पास में पुष्पों का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता था, फूलों का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता था, इसलिए इसे पुष्पपुर और कुसुमपुर भी कहते थे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और इसे फिर पाटलीग्राम और पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र से आज वर्तमान में इसका नाम पटना हो गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा,
एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है कि पुष्पपुर कुसुमपुर नाम कौन से स्थान का है, तो आपको झट से पटना कर देना है। पाटलिपुत्र तो सभी जानते हैं, लेकिन पुष्पपुर और कुसुमपुर बहुत कम बच्चों को पता होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इसका अनुवाद क्या है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था, बहुत अधिक होता था, इसलिए इतने बड़े स्तर के उत्पादन के कारण इसका नाम ही मतलब कुसुमपुर और पुष्पपुर पड़ गया था। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा है पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि। ये जो पाटलिपुत्र ऐसा जो शब्द है, यह भी पाटल पुष्पाणाम पुत्तलीकार रचना आश्रित प्रचलित। अब क्या कहा गया है कि ये जो पाटलिपुत्र नाम शब्द है इस नगर का जो रखा गया है, ये भी पुष्प यानी कि जो कुसुमपुर और पुष्पपुर कहा जाता था, उनके अर्थ को आश्रय लेकर ही कहा गया है। और ये कहाँ बताया गया है? पुत्तलिका रचना में बताया गया है। पुत्तलिका एक रचना है, उस रचना के माध्यम से बताया गया है कि पाटलिपुत्र शब्द भी अगर पटना का नाम रखा गया है तो ये भी पुष्पों का सहारा लेकर, कुसुम का सहारा लेकर ही बताया गया है। शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह वर्तते। ठीक है, गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित, यानी कि गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु के समय इस नगर में कौमुदी महोत्सव का महान समारोह प्रचलित, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। क्या कहा गया है कि गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु के समय इस नगर में कौमुदी नामक एक महान समारोह आयोजित किया जाता था, जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभवून, वहां पर सभी लोग बहुत खुश होते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। और इस प्रकार का ये जो जिस समय ये कौमुदी महोत्सव होता था, और कौमुदी महोत्सव के समय शरद ऋतु के समय गुप्तकाल वंश में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जाता था, और उस कौमुदी महोत्सव में सभी लोग बहुत ही खुश होते थे, सभी प्रसन्न रहते थे। तो जिस तरह का यह आयोजन कौमुदी महोत्सव में किया जाता था, आज के समय में दुर्गा पूजा का जो आयोजन है वह देखने को मिलता है कि ता संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे ता दृश्य, उसी के अनुसार वैसा ही दृश्य दुर्गा पूजा के अवसर पर इस समारोह में देखने को मिलता है। ठीक है, तो करते हैं हम इसका अनुवाद कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुत्तलिका रचना में वर्णित है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। समझ में आया सभी को? अभी तक जितना भी हुआ है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम एक एक चीज का अच्छे से अनुवाद कर रहे हैं। और बहुत इजी है, ये ज़्यादा कठिन भाषा नहीं है, क्योंकि लौकिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत आसानी से समझ में आ जाती है, ज़्यादा कठिन शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। कालचक्रवशात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णात्र मन अभवत्, तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादि लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्राते जाता, आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकासो जाता। अब क्या कहा गया है, देखिए प्राचीन समय में तो पाटलिपुत्र का बहुत वैभव हो गया था, यानी कि शुरुआत में ये पाटली ग्राम था। बुद्ध के घोषणा के बाद में ये धीरे धीरे पाटलिपुत्र बहुत महानगर हो गया। अब महानगर हो गया, लेकिन यहाँ पर जो आक्रांताएं हैं, जो भी दुख है, जो भी समय के साथ जो कष्ट आते हैं, वो इसे लेने पड़ते हैं, इस तरह की घोषणा थी। ठीक है, फिर क्या हुआ था भाई, धीरे धीरे गुप्त वंश आया, चंद्रगुप्त आए हैं, फिर अशोक महान आए हैं, ऐसे इस पाटलिपुत्र का जो वैभव था वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। लेकिन मध्यकाल में हजारों वर्षों तक इसका विकास नहीं हुआ, इसका निरंतर पतन ही होता गया। और ये क्यों हो गया? राजनीतिक संघर्ष के कारण धीरे धीरे इसका जो विकास है वो पतन की तरफ जाता गया, यानी कि पाटलिपुत्र का वैभव पतन की तरफ अग्रसर होने लगा। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि काल चक्रवशात, यानी कि समय के वश के कारण, यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णात्र मनभवत्, क्या कहा गया है कि समय के साथ पाटलिपुत्र का जो वैभव है वो हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण हो गया है,
पाटलिपुत्र जीर्ण शीर्ण हो गया है, मतलब कि पाटलिपुत्र का जो विकास है वो पूरी तरह से पतन की तरफ जा रहा था। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदि लभ्यते। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में और मुद्रा राक्षस नाम का जो ग्रंथ है उसमें भी मिलता है। समझ में आया सभी को कि पाटलिपुत्र का वैभव धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा था। पाटलिपुत्र का जो की व्यवस्था थी वो धीरे धीरे पतन की तरफ जा रही थी और जीर्ण शीर्ण हो गया था सब कुछ राजनीतिक संघर्ष के कारण। ये इसमें नहीं है, लेकिन राजनीतिक संघर्ष के कारण ही ये हुआ था। और ये जो संकेत दिया गया है, ये जो पता चला है जिससे कि इसका जो विकास है वो पतन की तरफ जा रहा था, ये अनेक साहित्य ग्रंथों में भी लिखा गया है और मुद्रा राक्षस में भी इसका ये जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। अब देखिए हजारों वर्षों तक तो इसका क्या हुआ भाई, पतन हो गया। धीरे धीरे हजारों वर्षों तक पतन होता चला गया। गुप्त वंश आए, यहाँ पर मौर्य वंश आए, यहाँ पर अलग अलग वंशों का यहाँ पर विकास हुआ और राजनीतिक संघर्ष के कारण यहाँ जनता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। तो इस तरह से यहाँ थोड़ी सी ऐसी वैचारिक स्थिति हो गई। अब क्या हुआ भाई, मुगल आए और मुगलों ने इस स्थान को वापस उद्धार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या कहा है कि मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धारो जाता। मुगल वंश के काल में भी इस नगर का उद्धार हुआ था। उद्धार यानी कि कुछ अच्छा विकास हुआ था। आंग्ल शासन काले च, और आंग्ल शासन अंग्रेजी शासन काल में भी पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। और पाटली अंग्रेजी शासन काल, मुगल काल में तो हुआ था और मुगल काल के बाद कौन सा आया था, अंग्रेजी शासन काल आया। अंग्रेजी शासन काल में भी इस नगर का विकास हुआ था, यानी कि बहुत अच्छा विकास हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अनुवाद है कि समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेजी शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ था। ठीक है, समझ में आया सभी को। आगे देखिए, नगरम इदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात। अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दान निर्गत। नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी ती अद्यापि पूज्यते। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि नगरम इदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से आया था। मध्यकाल कब हुआ था, जब हम मुगल काल को कह सकते हैं कि जब मुगल काल यहाँ पर आया था, मुगल आए थे और मुगल काल में जब इसका विकास हुआ था तो इसका नाम जो पटना दिया गया है वो मध्यकाल में ही इसको पटना नाम दिया गया था। उससे पहले इसको पाटलिपुत्र ही कहा जाता था। ठीक है, तो मध्यकाल में ही यह पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अयम जो शब्द, यह जो शब्द है वो पत्तन मिति शब्दात निर्गत, पत्तन शब्द से बना है। किससे बना है, किससे निकला है ये शब्द, पत्तन शब्द से। ये है हमारा पत्तन। अब पत्तन क्या है ये बताएंगे कि अयम नगर, यह जो नगर है मध्यकाल में पटना नाम से जाना जाने लगा और प्रसिद्ध हो गया। अयम जो शब्द, यह जो शब्द है पत्तन शब्द से निकला है। ठीक है, निर्गत यानी कि निकला है। नगर से पालिका देवी, नगर की जो पालिका, नगर का पालन पोषण करने वाली, रक्षा करने वाली पालिका देवी पट्टन देवी थी अद्यापि पूज्यते। और नगर का पालन और रक्षा करने वाली देवी है पट्टन देवी, आज भी, अद्यापि यानी कि आज भी, अद्य यानी आज और अपि यानी भी, आज भी पूज्यते यानी कि पूजी जाती है, पूजी जाती है। ठीक है, क्या कहा है कि नगरस्य पालिका देवी, नगर का पालन पोषण करने वाली, नगर की रक्षा करने वाली पट्टन देवी की आज भी पूजा की जाती है। ठीक है, पूरा क्या कहा गया है कि नगरम इदम मध्यकाले एवं पट्टनेति नामना प्रसिद्ध मगात, यानी कि इस नगर का जो नाम पटना है वो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। अयम जो शब्द, यह शब्द पत्तन शब्द से निकला है। नगर से पालिका देवी, नगर की पालिका देवी जो नगर का पालन पोषण करती है, नगर की रक्षा करती है, पट्टन देवी की आज भी पूजा की जाती है। आया समझ में। अब इसका अनुवाद करते हैं कि यह नगर मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पत्तन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पट्टन देवी आज भी पूजी जाती है। समझ में आया सभी को। आगे चलते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम
पटना नाम नगरम, यानी संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम है ये। अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्य उत्तरायां दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। अब क्या कहा गया है, बिहार राज्य के बारे में बता गया है कि जो बिहार राज्य की राजधानी फिर इसे कैसे बनाया गया और इसमें क्या क्या विशेषता है, आधुनिक निर्माण इसमें क्या क्या किया गया है, ये बताया है इसमें। ठीक है, तो क्या है, संप्रति पाटलिपुत्रम, ये जो पाटलिपुत्रम है यानी कि पटना नाम का जो नगर है, संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम का नगर है। अति विशालम वर्तते, ये बहुत ही बड़ा है। अति विशालम यानी कि अति यानी बहुत, अधिक, विशालम यानी बड़ा है। बिहार से राजधानी च अस्ति, और ये बिहार की राजधानी भी है। सबसे बहुत बड़ा तो है ये जो पटना नगर है, यह बहुत बड़ा नगर है, लेकिन उसके साथ ही बिहार की राजधानी भी है। च अस्ति का च यानी भी, और च यानी और है। ठीक है, अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, और दिनों दिन, अनुदिन का मतलब होता है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन यानी कि हर समय, हर दिन एक एक दिन इस नगर का विस्तार होता है। अस्या उत्तरायाम दिशि, इसके उत्तर दिशा में, इसके अस्या यानी इसके, उत्तरायाम यानी उत्तर में, उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी, उसके ऊपरी गांधी सेतुर नाम, मतलब गांधी सेतुर नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। अब इसके ऊपर यानी कि इस पटना नगर में जो ये जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी के ऊपर एक पुल, सेतु का मतलब क्या होता है, पुल बना हुआ है। एक गांधी नाम का यानी कि एक पुल बना हुआ है जिसका नाम क्या है, गांधी सेतु, और ये एशिया महादेश का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु है, सबसे बड़ा पुल है, जो कहाँ बना हुआ है, पटना में बना हुआ है। देखो बहुत सारी जीके यहीं क्लियर हो जाएगी आपकी कि गांधी सेतु कहाँ बना हुआ है, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु है यानी बड़ा पुल है। तो आपको क्या बताना है, क्या बताना है, पटना। ठीक है, किंच रेलयान सेतुरपि, और रेलयान, रेल यानी कि एक तो कौन सा सेतु बना हुआ होता है जो व्हीकल जाते हैं, और एक पुल ऐसा बना होता है जिसपे रेल यानी ट्रेन चलती है। तो यहाँ पे ट्रेन वाला यानी कि रेलयान पुल भी है। ठीक है, इसका भी निर्माण हुआ है। आगे चले, इसका अनुवाद करते हैं कि इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार होता रहता है, यानी दिन प्रतिदिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। अभी रेल पुल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जीविको उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्ध वर्तते। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थम आयन्ति। अब देखिए क्या बताया है, अब यहाँ पर पटना राज्य के बारे में बताया है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या राजनीतिक क्षेत्र है, क्या क्या राजनीतिक स्थान बनाए हैं, क्या क्या धार्मिक स्थान बनाए हैं, सिख धर्म से संबंधित यहाँ पर क्या स्थित है, कौन से गुरु यहाँ पर आए थे और किन, ये कैसा धार्मिक दर्शनीय स्थल माना गया है। तो देखिए इसका अनुवाद करते हैं कि नगरे अस्मिन्, इस नगर में उत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल ग्रह है, तारामंडल है और जैविक उद्यान है। मौर्यकालिक अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं, महावीर मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से, प्राचीन पटना नगर में सिख धर्म के, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, सिख धर्म, अस्य जहाँ भी आता है वहाँ के, की, के आता है, षष्ठी विभक्ति आती है।
पूजनीयम दर्शनम स्थलम, यानी कि यहाँ प्राचीन पटना नगर में सिख धर्म के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो सिख धर्म के 10वें गुरु माने जाते हैं। दशम गुरु यानी कि 10वें गुरु, ठीक है। गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते, जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो गुरुद्वार नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थ मायांति, मतलब कि यहाँ पर अलग अलग देशों से तीर्थ यात्रा करने के लिए और उनका तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम इसका अनुवाद। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ दर्शन के लिए तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, यानी कि लास्ट गद्य है ये थोड़ा सा, कि अंतिम अब पटना के बारे में क्या विचार है जो हमें जानने हैं, तो ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नरमिदं महत्वपूर्णम। अब क्या कहा गया है देखिए, एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालात, और ये जो पाटलिपुत्र है ये प्राचीन समय से अद्यावधि आज तक विभिन्नेषु अलग अलग क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव को धारण किए हुए है। क्यों, क्या है, और इतना वैभव तो है, इतना हमने तो पढ़ा कि यहाँ पर सचिवालय है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, यहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, सचिवालय है, न्यायालय है, ठीक है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि बहुत से यहाँ पर विदेशी यात्री भी आ गए हैं। और उसके बाद बहुत से काव्य मीमांसा और ग्रंथों में हमने इसके विस्तार के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। लेकिन उसके बाद भी क्या कहा गया है, एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालात, लेकिन फिर भी और ये जो पाटलिपुत्र है ये प्राचीन काल से और आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए है। सर्वोच्च संकलित रूपेण संग्रहालय है, और इनको सभी को संकलित करके संग्रहालय दर्शनीयमिति, आप इसके संकलन को जो संग्रहालय है, म्यूजियम होते हैं, उनमें देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्रे नरम इदम महत्वपूर्ण नगरम, यानी कि ये जो पर्यटन की दृष्टि से ये जो नगर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर साबित हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं इसका अनुवाद। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से यानी कि आप दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए जाते हैं तो पटना नगर जरूर जाइएगा। जिन बच्चों ने भी जिन भी लोगों ने पटना नगर को नहीं देखा है वो जरूर जाइएगा। अब देखिए ऐसा हुआ है कि मैंने भी पटना नगर के बारे में इतना पढ़ा है, इतना ये समझा है, तो मुझे भी लग रहा है कि मैं भी देखना चाहती हूँ पटना नगर कैसा है, जिसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहते थे। इसके वैभव की इतनी गौरव गाथाएं गाई जाती है और उस गौरव गाथा के कारण मैं भी थोड़ी सी विचलित हो गई हूँ कि मुझे भी जाना चाहिए। होगा कभी जाएंगे, कभी देखेंगे, हो सकता है। इसके साथ देखिए बच्चों, आज हमारा बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का सेकंड चैप्टर का अनुवाद कर लिया है। बहुत अच्छे ढंग से हमने पढ़ा है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना अर्थात पट्टन ये क्या है, ठीक है। पाटलिपुत्र जो पाटलिग्राम था, बुद्ध की घोषणा के बाद ये पाटलिपुत्र बन गया। लेकिन आज भी यहाँ पर कई तरह की ऐसी आपदाएं आती है, बाढ़ आ जाती है, दावानल आ जाता है, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है। तो इस तरह के जो वातावरण है ये इसके विकास को रोकते हैं और विकास को रोकने के लिए जो आंतरिक कलह है उसको मिटाना होगा, उसे दूर करना होगा, सभी जगह शांति बनाए रखनी होगी। तभी हम हमारे देश को, हमारे स्थान को, हमारे राज्य को, हमारे शहर को विकसित कर सकते हैं और उसका प्रभुत्व फिर से स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ बच्चों फिर से मैं आप सभी से इजाज़त लूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से हाजिर होते हैं पाटलिपुत्र नामक पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।